हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर हमने कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज, जीव द्रव्य की खोज और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था पादप और जंतु कोशिका में अंतर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। प्रो का मतलब होता है पुराना या आद्य या अविकसित, और कैरियोटिक जो वर्ड है वो आता है केंद्रक के लिए, अर्थात ऐसी कोशिकाएं, सबसे मेजर डिफरेंस है ऐसी कोशिकाएं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। नेक्स्ट बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत सारे कोशिकांग जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये सभी उपस्थित होते हैं। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो 70S स्वीड वर्गस के लिए आता है, इकाई है राइबोसोम को मापने की, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन केंद्रक के अंदर पाई जाती है, जो डीएनए को जोड़कर रखती है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को जोड़कर रखती है या डीएनए से संबद्ध होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर शैवाल, कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये सभी कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और उच्च पादप एवं जंतु कोशिका आती हैं यूकैरियोटिक के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एक बार दोबारा से बताते हैं, ऐसी सेल जिनमें आद्य केंद्रक होता है, अविकसित केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं, जिनमें विकसित केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक कहलाती हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार प्रोकैरियोटिक की तुलना में बड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होती है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है। शैवाल, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, और जबकि उच्च पादप और जंतु कोशिकाएं आती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब आपने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, आप इनको आसानी से
लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन या सेल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट, बेसिकली आपने, जब मैंने आपके लिए प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था, तो उसके अंदर 3 चीज़ें आपने बेसिकली देखे होंगे। सबसे पहले हमने देखा कोशिका भित्ति, नेक्स्ट होती है इंपॉर्टेंट चीज कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है जीव द्रव्य। ये 3 चीजों से मिलकर के बेसिकली कोशिका या सेल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं कोशिका भित्ति की बात करूंगा। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला एक दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। ये कैसा आवरण है? दृढ़ आवरण है, कठोर आवरण है और निर्जीव आवरण है, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। दूसरी चीज, ये न केवल कोशिका की सुरक्षा करती है, उसको नुकसान होने से बचाती है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं। ये एक सेल को, वन सेल को नेक्स्ट सेल से, दूसरी कोशिका से जोड़ कर भी रखती है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि दोनों सेल किस तरह से जुड़ी रहें, उनमें आदान प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण वर्क होता है, एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, कार्य होता है कोशिका भित्ति का। तो अभी हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर दृढ़ और निर्जीव आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है और एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का कार्य करती है। अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करूं तो इसके अंदर 4 स्तर हमको दिखेंगे। सबसे पहला जो स्तर होगा, अगर इसकी फॉर्मेशन की भी हम बात करें, किसकी बनी होती है, तो जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये परीक्षा में पूछ सकता है। हेमी सेल्यूलोज, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किन पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। मोस्टली इन 4 चीजों की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। अब हम बात कर रहे थे कि जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर कई स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो स्तर होता है, पहला स्तर होता है, वो होता है मध्य पटलिका। क्या होता है? मध्य पटलिका। ये क्या होता है? मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। मध्य पटलिका जो आवरण है कोशिका भित्ति का, 4 आवरण होते हैं, अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और ये सबसे बाहरी आवरण है, कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत है या बाहरी आवरण है मध्य पटलिका। और इसका काम होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े रखना, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण ही, जैसे मान लो ये कोई सेल है, तो इसका जो ये आवरण है, सबसे बाहरी जो आवरण है, यही दूसरी सेल से जुड़ेगा और ये कहलाएगा मध्य पटलिका, जो एक सेल से कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ है, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े रखता है। मध्य पटलिका के नीचे जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। ये प्राथमिक भित्ति काफ़ी लचीली होती है, कोमल होती है और इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। और जैसे जैसे सेल परिपक्व होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, तो ये कम होने लगती है, यानी क्षीण होने लगती है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कम होने लगता है। प्राथमिक भित्ति के बाद विकसित होती है द्वितीयक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के नीचे होती है तृतीयक भित्ति, लास्ट में होती है तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति में कह सकता हूँ कि जीव द्रव्य का जो सूखा आवरण है, यानी जीव द्रव्य से जो टच हो रही है
वहाँ जो भित्ति होगी वो होगी तृतीयक भित्ति। अब इस डायग्रामेटिकल पोर्शन से आप समझ पाए हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो 4 भागों से मिलकर के बनती है। सबसे बाहर जो आवरण होता है कोशिका भित्ति के वो मध्य पटलिका होता है, जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। बाहरी आवरण है, एक कोशिका को से दूसरी कोशिका को जोड़े रखता है, और इसके अंदर जो होती है वो प्राथमिक भित्ति विभाजन का काम करती है, सरल, कोमल और लचीली होती है। इसके नीचे द्वितीयक भित्ति होती है और इसके नीचे तृतीयक भित्ति होती है जो जीव द्रव्य से टच होती है। तो अभी हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली सभी पादप और जंतु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, और ये विद्युतीय, आवेशित, विभेदी, चयनात्मक, एवं लचीली झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये विद्युतीय आवेशित होती है, जीवित द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए रहती है, विभेदी चयनात्मक होती है, यानी चयन करती है कि किस पदार्थ को सेल के अंदर जाने दिया जाए और किसको नहीं, प्लस लचीली होती है जो जीव द्रव्य को या कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सबसे जो मान्य मॉडल है, एक वैज्ञानिक हैं सिंगर एवं निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया। क्या दिया? तरल मोज़ेक मॉडल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए सिंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया, तो आप बताएंगे तरल मोज़ेक मॉडल। या आपसे पूछेगा तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो आप बताएंगे सिंगर और निकोलसन। या आपसे पूछेगा तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, कोशिका भित्ति से या कोशिका झिल्ली से, तो आप बताएंगे कोशिका झिल्ली से। क्या होता है ये मॉडल? इस मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्रोटीन होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली प्रोटीन होती है जो परिधि की ओर होती है, उसे हम परिधीय प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधीय प्रोटीन। और दूसरी प्रोटीन होती है वो बीच में होती है, मध्य में होती है, आंतरिक अंदर की तरफ होती है, उसे हम समाकलित प्रोटीन कहते हैं। अंदर की तरफ होती है जिसे हम समाकलित प्रोटीन कहते हैं। और इस समाकलित प्रोटीन के कारण ही सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली विभेदी या चयनात्मक होती है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, जो कोशिका झिल्ली है वो विभेदी या चयनात्मक होती है, यानी सेलेक्टेड पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं और सेलेक्टेड पदार्थ बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए समाकलित प्रोटीन होती है उसके अंदर, ये प्रोटीन ही इसको चयनात्मक बनाती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हम बात करेंगे, जब हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली फिनिश, कोशिका भित्ति की हम बात करते हैं, तो कोशिका भित्ति में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे सपोज करो ये मैंने एक सेल बनाई है और ये इसके ऊपर सेल वॉल बनाई है मैंने। अब इससे ये दूसरी सेल जुड़ी हुई है, ये 2 सेल बनाई है मैंने इस तरह से। अब ये जो सेल हैं 2, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर ये जीव द्रव्य हो गया। जो कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका के अंदर डंबल के जैसे, यहाँ बना देता हूँ मैं, डंबल शेप की आकृति पाई जाती हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा दोनों कोशिकाओं के, यानी 2 कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य का आदान प्रदान करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका के बीच में, जो दोनों कोशिकाओं के जीव द्रव्य में आदान प्रदान करते हैं, जीव द्रव्य का आदान प्रदान करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जो मैंने अभी आपको बताई है।
नेक्स्ट हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, और कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीव द्रव्य। आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैं बता चुका हूं जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा। 1838 के अंदर 1838 में जे.ई. पुरकिंजे ने एक तरल पदार्थ देखा जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। अगर मैं जीव द्रव्य के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जीव द्रव्य के अंदर लगभग 90% वाटर होता है, और इसके अलावा इसमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मोस्टली अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर कई प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, विटामिन्स इसके अंदर होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, पैक्टेट, ये सारे के सारे जितने भी मैं एलिमेंट्स के नाम बोल रहा हूँ वो सभी प्रेजेंट होते हैं जीव द्रव्य के अंदर, और एक लिक्विड पदार्थ होता है, और जीव द्रव्य के कारण ही कोशिका जीवित रहती है। इसी से न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट जो मेन रोल होता है कोशिका का वो जीव द्रव्य के कारण ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने केवल पादप और जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और कोशिका का संगठन जिसके अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य की बात की है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में, यानी कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग कोशिकांग को हम एक एक कोशिकांग का डायग्राम बनाएंगे और डायग्रामेटिकल बना करके उसको हम लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोशिकांग। कोशिका के अंदर 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी बाद में ब्रीफली हम चर्चा करेंगे। अभी बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका होती है उसमें 3 प्रकार के कोशिकांग हैं कोशिका झिल्ली के आधार पर। कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर एकल झिल्ली होती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो झिल्ली रहित होते हैं, उन पर झिल्ली नहीं होती है। तो झिल्ली के आधार पर कोशिकांग 3 प्रकार के हुए, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और झिल्ली रहित। तो अभी हम बात कर रहे हैं दोहरी झिल्ली के अंदर फर्स्ट कोशिकांग, और वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा डियर स्टूडेंट्स आपने। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग होता है। एक डायग्राम बना रहे हैं अभी हम क्लोरोप्लास्ट का, जिससे संपूर्ण नॉलेज हम इस डायग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा क्लोरोप्लास्ट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। तो एक अंडाकार शेप में ये है बाहरी झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की, और ये है आंतरिक झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट में एक पदार्थ भरा होता है, लिक्विड पदार्थ, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। और इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया? अंधकार अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। ये कॉइन के जैसी चिट्ठीनुमा संरचना होती है, और इस चिट्ठीनुमा संरचना को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। इनकी संख्या 60 से लेकर के 100 तक हो सकती है एक चिट्ठी के अंदर। नेक्स्ट, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली नलिकाकार संरचना कहलाती है ये कहलाती है इंटरग्रेनम। क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो होता है द्विसूत्रीय चक्रीय डीएनए, और इसके अंदर राइबोसोम होते हैं जो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें कुछ कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, और इसमें कुछ
परासरण नियमन कणिकाएं भी पाई जाती हैं। परासरण नियमन कणिकाएं जो परासरण का नियमन करेंगी, परासरण नियमन कणिकाएं पाई जाती हैं। अगर मैं ग्रेनम के अंदर पूरा चिट्ठा है उसे हम ग्रेनम कह रहे हैं, और ग्रेनम की एक इकाई को यानी एक कॉइन को मैं कहूँगा थाइलेकोइड। क्या कहूँगा? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड की आंतरिक भित्तियों पर होते हैं वर्णक, और वर्णकों पे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो डायग्राम बनाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट का है। पूरे पॉइंट्स को मैं इस डायग्राम से ही देख करके बोलूँगा, आप लोग एक बार लर्न करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सबसे पहले मैं बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कैसी झिल्ली वाला है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर चिट्ठीनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम की संख्या 60 से लेकर के 100 तक हो सकती है। दो ग्रेनम को जोड़ने वाली नलिकाकार संरचना इंटरग्रेनम कहलाती है। और एक कॉइन को हम या एक इकाई को हम थाइलेकोइड कहते हैं। ग्रेनम की एक इकाई को थाइलेकोइड कहते हैं। और थाइलेकोइड पर ही, थाइलेकोइड की आंतरिक भित्तियों पर ही वर्णक उपस्थित होते हैं, प्रकाश वर्णक, और इन्हीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरे हुए पदार्थ की बात करें तो इसे हम स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। और स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में ही प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया संपन्न होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला डीएनए द्विसूत्रीय चक्रीय डीएनए होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा लैमेली कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर परासरण नियमन कणिकाएं पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कोशिकांग, जिसके अंदर हमने फर्स्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, उसके बाद केंद्रक, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम्स, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले, झिल्ली रहित, उन सभी कोशिकांगों को हम वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। लर्न योर टॉपिक्स एंड लर्न योर चैप्टर एंड राइट योर नोट्स इन योर नोटबुक।